राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह कदम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद उठाया गया है। इस समझौता ज्ञापन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद बांसुरी स्वराज सहित दिल्ली के कई सांसदों व उच्च पदस्थ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह गर्व का क्षण है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज योजना जो देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, आखिरकार राष्ट्रीय राजधानी में भी लागू हो रही है। इस अवसर पर बोलते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के नागरिक अब ABPM-JAY से लाभ उठा सकेंगे, जो प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। ये हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, ट्रस्ट मोड पर है। आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, आपका इलाज होगा, आपको एक SMS आएगा जो SMS कहेगा कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर पेशेंट केयर, आर यू डिस्चार्ज, आप बोलिएगा यस। उसी समय भारत सरकार का पैसा उस अस्पताल को चला जाएगा। ये उसकी व्यवस्था है और ये पहली स्कीम है जिसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत यानी और प्रोफेशन के तहत यह इनको जोड़ा गया है। यानी गरीब लोग, कौन गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बस का कंडक्टर, क्लीनर, लिफ्ट मैन, रैग पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर। मैं किन शब्दों में आज केंद्र सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अपने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करूं, जो वर्षों से लंबित ये स्वास्थ्य योजना जो दिल्ली की एक लाइफलाइन बन सकती थी, जो पिछली सरकारों की साजिश के तहत दिल्ली में लागू नहीं हो पाई, आज अपने पूरे मंत्रिमंडल की ओर से, सभी सांसद महोदय की ओर से और दिल्ली की जनता की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहती हूं अपनी केंद्र की सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि दिल्ली में उन्होंने इस स्वास्थ्य योजना को लागू किया और एक बड़ा फंड दिल्ली को मुहैया करवाया ताकि दिल्ली के लोग भी अब सुकून से जी सकें। सच में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब तक एक दिशा में एक लक्ष्य के लिए काम ना करें तो कैसे जनता उस बीच में पिसती है, इसका उदाहरण दिल्ली की जनता थी। अपने अहम में, अपनी जिद में, अपने हट में दिल्ली की पिछली सरकार ने यह योजना लागू नहीं की, जबकि पूरा का पूरा देश इस योजना से लाभ ले रहा था और कई वर्षों से ले रहा था। दिल्ली की जनता में हाहाकार भी मचा हुआ था। एक एक बेड पे 2-2 पेशेंट लेटने को मजबूर थे। इलाज की कमी के कारण लोग मर रहे थे और महंगा इलाज देख करके लोग गुहार लगाते थे जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पे कि ये मेरी सर्जरी होनी है, ये मेरा इलाज होना है, तो कृपया किसी प्राइवेट अस्पताल में बोल दीजिए तो मेरा इलाज हो जाएगा। प्राइवेट अस्पताल भी कैसे धक्के मारते थे लोगों को कि हम नहीं ले सकते, हम इलाज नहीं कर सकते। परंतु आज इस योजना के माध्यम से, आयुष्मान योजना के माध्यम से दिल्ली के लोग भी अपने मनपसंद अस्पताल में अपनी बीमारियों को इलाज दे सकेंगे। ये हम दिल्ली वासियों के लिए बहुत खुशी का अवसर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्हें श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया, जिसे उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। पीएम मोदी ने श्रीलंका सरकार और जनता का आभार जताते हुए कहा कि यह दोनों देशों की ऐतिहासिक मित्रता का प्रतीक है। उन्होंने श्रीलंका के चौथे दौरे का जिक्र करते हुए वहां के लोगों के साहस और धैर्य की सराहना की और कहा कि श्रीलंका को फिर से प्रगति करता देख खुशी हो रही है। राष्ट्रपति दिसानायक द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति जी का, श्रीलंका सरकार और यहाँ के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री के रूप में श्रीलंका का यह मेरा चौथा दौरा है। 29 की मेरी पिछली यात्रा एक बहुत ही संवेदनशील समय पर हुई थी। उस समय मेरा विश्वास था कि श्रीलंका विल राइज एंड राइज स्ट्रॉन्गर। मैं श्रीलंका के लोगों के धैर्य और साहस की सराहना करता हूं और आज श्रीलंका को वापस प्रगति के पथ पर देखकर हर्ष महसूस कर रहा हूं। भारत के लिए यह गर्व का विषय है कि हमने एक सच्चे पड़ोसी मित्र के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। चाहे 2019 का आतंकी हमला हो, कोविड महामारी हो या हाल में आया आर्थिक संकट, हर कठिन परिस्थिति में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज श्रीलंका में धार्मिक स्थलों के लिए 5000 सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया जाएगा। श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट में भी हम सहयोग करेंगे। फ्रेंड्स, भारत ने सबका साथ सबका विकास के विजन को अपनाया है। हम अपने पार्टनर देशों की प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं। पिछले 6 महीनों में ही हमने $100 मिलियन से अधिक राशि के लोन को ग्रांट में बदला है। हमारी द्विपक्षीय डेट रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट से श्रीलंका के लोगों को तत्काल सहायता और राहत मिलेगी। आज हमने इंटरेस्ट की दर को भी कम करने का निर्णय लिया है। टूटी हुई सड़कें, भरे हुए नाले, सड़क पर बहता गंदा पानी और एक खूबसूरत उद्यान की बदहाली का यह नजारा है रामा रोड इंडस्ट्रियल एरिया का। बजाज सर्विस सेंटर के सामने स्थित यह पार्क वर्षों से प्रशासनिक उदासीनता का शिकार है और यही हालत आसपास के इलाके में भी देखा जा सकता है। यह हाल तब है जब इलाके के निगम पार्षद राकेश जोशी स्वयं नगर निगम करोलबाग जोन समिति के अध्यक्ष हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार पूरे पार्क में कूड़े का ढेर लगा हुआ है और पेड़ों की छटाई और सफाई की किस प्रकार दुर्गति हो चुकी है। डीआईडी न्यूज प्रतिनिधि ने इस अवसर पर क्षेत्रीय जनता से बात की। पहली चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पार्क के
साफ सफाई के बारे में? ये पार्क जी अंडर में आता है राकेश जोशी जी के, हाँ जो यहाँ के निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी से। हाँ ये कई सालों से ऐसा ही पार्क की स्थिति है, और स्थिति में आपको दिखाना चाहूँ कितने साल तो हो गए? कम से कम अराउंड होने जा रहे हैं 4 से 5 साल होने जा रहे हैं मेरे आगे आगे। अच्छा, और मैं आपको आगे भी दिखाऊं तो ऐसी स्थिति और भी है। मैं आपको लेके चलूं, थोड़ा सा आगे और चलेंगे, यहाँ मेरे साथ नाला बह रहा है, दुनिया भर की गंद है। यहाँ पे कुछ भी हो, बच्चा खेले, कुछ भी आ जाए इन केस, ये कोई स्थिति है पार्क की? सामने आप देखो, यहाँ पे खाना भी खा रहे हैं, कोई लोग खा रहा है, गंद में बैठा है बेचारा, कुछ तो स्थिति वाइब देखेगा ही। आप आगे भी देखेंगे रोड की स्थिति ऐसी है, पानी इतना बहता है नाले का। आपको मैं सारा दिखा देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। मेरा विकास सैनी नाम है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। इस पार्क का 3-4 साल से बहुत बुरा हाल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जितने बाहर कब्जा करके बैठे हैं रेडी वाले, वो अपना सारा कूड़ा इसी में डालते हैं, और मौका लगता है तो एमसीडी की गाड़ी वाले भी यहीं पलट जाते हैं पार्क में। अब इनको कई बार मना करा गया है, रेडी वालों को भी, ना ये मानते ना एमसीडी वाले मानते। जो भी निगम पार्षद आए तो क्या उन्होंने उनके तो ध्यान ही? उन्हें फुर्सत कहाँ है? वो हम चाहते हैं इसकी जल्द से जल्द सफाई करी जाए, इसको सुंदर बनाया जाए, जिससे 2 आदमी आकर के कहीं अगर धूप में आ रहा है तो बैठ के अपने आराम कर सके। इसको साफ़ सुथरा करा जाए, इसके आगे से देखा जाए कि गंदगी ना करे कोई, उसका इंतजाम करा जाए कोई। मेरा नाम वीरेंद्र है। हाँ। मेरा जन्म ही दिल्ली का है और मैं यहीं आसपास में ही रहता हूँ। ये रामा रोड इंडस्ट्रियल एरिया का पार्क है। पहले एमसीडी वाले यहाँ सड़क तो साफ कर लें, पार्क तो बहुत दूर की बात है। अभी मैंने आपको क्या बताया, 15 दिन में एक बार जमादार दिखता है। आप यहाँ डेली आ जाया करो 8 बजे के लगभग और 11 बजे तक बैठो। अगर आपको यहाँ डेली जमादार के दर्शन हो गए तो हम 5000 इनाम देंगे एमसीडी को। ये जो छापा मारता है मोदिया, इनको बोलो कि सबसे पहले एमसीडी के एई, ठीक है, जो जीते हुए हैं निगम पार्षद यहाँ के, उनके घर छापा मारो। हम तो यही सोच के वोट देते हैं कि 20 आदमी खड़े हुए, 20 में एक तो ईमानदार होगा। मैं राजू हूँ, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ। कितने साल से रह रहे हो यहाँ बेटा? यहाँ मेरे को हो गए 12 साल रहते। तो यहाँ 3-4 साल से मैं इस पार्क में गंदगी देख रहा हूँ, ये वो। ठीक है, तो मैंने बोला भी था आगे, तो ऐसा हुआ कुछ नहीं। जो एमसीडी वाले उनको बोला था, जो यहाँ के साफ सफाई वाले हैं, तो क्या बोला उन्होंने क्या बोला, वो तो खुद ही कूड़ा यहीं डाल के चले जाते पार्क में। युवा हो या वयस्क, सभी ने साफ कहा कि इलाके में जहां बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां इस पार्क के सौंदर्यीकरण से काफी लाभ हो सकता है। आपने सुना किस प्रकार जनता ने बताया कि इस पार्क की बदहाली में न केवल रेहड़ी पटरी वाले, अतिक्रमणकर्ता, बल्कि स्वयं निगम के कर्मचारी भी इस पार्क में हुई गंदगी के जिम्मेदार हैं। न केवल इलाके में रोजाना सफाई से परहेज किया जा रहा है, बल्कि सफाई के बाद उठाए गए कचरे को पार्क में डंप किया जा रहा है। यह भी आश्चर्य की बात है कि जो जनता साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाओं के लिए कर अदा करती है, उसे कर्मचारियों को काम करने के लिए मजाक में ही सही इनाम देने की भी पेशकश करनी पड़ रही है। अब देखना यह है कि क्या सालों की अपनी नींद से प्रशासन जागेगा और इस पार्क और आसपास के इलाके की व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। दिल्ली पुलिस के मोतीनगर थाने की टीम ने स्कॉर्पियो एन और थार समेत लग्जरी गाड़ियां चोरी करने के आरोप में मोहम्मद तवरेज उर्फ यूसुफ और मोहम्मद तौसिफ नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही दिल्ली के इंदरलोक के शहजाद बाग के रहने वाले हैं। महिंद्रा गैरेज में डेंट रिपेयर मैकेनिक के तौर पर काम करने वाले तबरेज ने 28 मार्च को रामा रोड स्थित कंपनी के गैरेज से स्कॉर्पियो एन चुराने के लिए अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। 30 मार्च को शिकायत दर्ज होने पर मामला प्रकाश में आया। सीसीटीवी फुटेज में तवरेज को गाड़ी लेकर भागते हुए देखा गया। डीसीपी पश्चिम जिला विचित्रवीर आईपीएस के अनुसार पूछताछ करने पर उसने कबूल किया कि उसने गाड़ी अपने साथी तौसिफ को सौंप दी थी, जिसके बाद में इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के पास से पकड़ लिया गया। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से स्कॉर्पियो एन बरामद की गई। आगे की जांच में कीर्तिनगर शोरूम से थार गाड़ी की चोरी में भी उनकी संलिप्तता सामने आई। उनके कबूलनामे पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने बिहार के दरभंगा स्थित गांव से थार बरामद की। पुलिस ने बताया कि दोनों चोर अपने कारनामों को दिखाने के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते रहे और चोरी की कारों के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट किए ताकि वह अपनी लग्जरी जीवन शैली को प्रदर्शित कर सके। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स,
होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कृत्रिम मेधा को विनियमित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के बीच सही संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर्नाटक में रणनीतिक रूप से अहम करवार नौसैनिक अड्डे से हिंद महासागर पोत सागर को हरी झंडी दिखाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा। गुजरात के जामनगर जिले में 2 अप्रैल को भारतीय वायुसेना के जगुआर लड़ाकू विमान दुर्घटना में घायल हुए पायलट को पुणे के किरकी स्थित सैन्य अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम के तहत दिल्ली सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। टाटा स्टील ने कहा कि उसे वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर योग्य आय का पूर्व मूल्यांकन कर उसमें 25,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करने का आदेश मिला है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM प्रमुख असुद्दीन अवैसी ने वक्फ विधेयक 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वक्फ विधेयक 2024 का विरोध करने के लिए काली पट्टी बांधने से उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर में 24 लोग मुश्किल में पड़ गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके दांतेवाड़ा के दौरे पर हैं। अमित शाह ने कहा कि अगले मार्च तक हम पूरे देश को इस लाल आतंक से मुक्त करने के लिए काम करेंगे। अपने आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का सामना कर रहे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने एक निजी समारोह में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दांतेवाड़ा में आयोजित बस्तर पन्नुम कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि इस बार बस्तर पन्नुम छत्तीसगढ़ में एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश देते हुए कहा कि अगले वर्ष देश के सभी आदिवासी जिलों से कलाकारों को यहां लाया जाएगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए विदेशी राजदूतों को बस्तर के हर जिले में ले जाकर यहां की परंपराएं दुनिया तक पहुंचाई जाएंगी। शाह ने बताया कि 12 मार्च से 5 अप्रैल तक जिला प्रशासन और संस्कृति विभाग द्वारा करीब 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है। इस साल तो बस्तर पन्नुम हमारा छत्तीसगढ़ के एक उत्सव के रूप में मनाया गया है, मगर मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं। अगले साल बस्तर पन्नुम यही नाम के साथ देश भर के हर आदिवासी जिले के कलाकारों को हम यहां लाएंगे। और इतना ही नहीं, ये बस्तर पन्नुम को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए भी दुनिया भर के जो राजदूत अपनी राजधानी में है, उसको बस्तर के हर जिले में ले जाकर हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को और आदिवासी बच्चों की कला को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। 1885 ग्राम पंचायत, 12 नगर पंचायत, 8 नगर परिषद, 1 नगर पालिका और 32 जनपद, उसके 47,000 कलाकारों ने यहां भाग लिया है, हिस्सा लिया है। और लगभग 12 मार्च से लेकर आज तक 5 अप्रैल तक
जिला प्रशासन ने, संस्कृति विभाग ने लगभग 5 करोड़ का आवंटन किया है। ये सबसे पहला इतना बड़ा संस्कृति का उत्सव है। भाइयों बहनों, यहां जिन जिन लोगों ने पुरस्कार मिला या न मिला, इसमें हिस्सा लिया है, वो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री पहले बने हैं। विष्णुदेव जी आगे आइए भाई, जरा जोर से आदिवासी भाइयों बहनों ताली बजाइए। इनका एक और बात के लिए भी धन्यवाद करिए। तेंदुपत्ता 5500 रुपये से अब सीधा सरकार खरीदेगी, कोई दलाल के पास आपको नहीं जाना। भाइयों बहनों, बहुत बड़ा निर्णय विष्णुदेव जी ने किया है। दिल्ली पुलिस की पश्चिमी जिला टीम ने भाग्य विहार रानीखेड़ा निवासी 24 वर्षीय सनी उर्फ नागिन नामक एक सक्रिय स्नैचर को गिरफ्तार किया। शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन के इलाके में नियमित गश्त के दौरान AATS टीम ने यह गिरफ्तारी की। डीसीपी पश्चिम विचित्र वीर के अनुसार सनी नामक यह अपराधी नीले और भूरे रंग की KTM ड्यूक मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़ा गया, जिसे बाद में तिलक नगर से चुराए जाने की पुष्टि हुई। सनी के ऊपर पूर्व में भी 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 22 मार्च को पंजाबी बाग में स्नैचिंग की घटना के बाद जांच शुरू हुई। AATS टीम ने आरोपी का पता लगाने के लिए करीब 100 CCTV कैमरों की जांच की। संदिग्ध को मादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास देखा गया। वाहन के दस्तावेज दिखाने में विफल रहने और कोई स्पष्ट जवाब नहीं देने पर सनी को पकड़ लिया गया। वाहन और उसके सामान की तलाशी में रजौरी गार्डन और नारायणा में हुई चोरी की घटनाओं से जुड़े 2 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए। आगे की पूछताछ और CCTV विश्लेषण से पुलिस को 6 मामलों को सुलझाने में मदद मिली, जिनमें पंजाबी बाग, मोती नगर, रजौरी गार्डन, नारायणा और तिलक नगर में चोरी और स्नैचिंग की घटनाएं शामिल थी। जनपद महाराजगंज के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में रोहिन बैराज और विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम योगी ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें इस महत्वपूर्ण परियोजना के लोकार्पण में शामिल होने का अवसर मिला। उन्होंने सभी लोगों को इन विकास योजनाओं के लिए बधाई दी और कहा कि यह नया भारत है, जहां बिना भेदभाव के कार्य होता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश एक नए भारत का निर्माण होते देख रहा है। वासंतीय नवरात्रि की आज अष्टमी की इस पावन तिथि पर रोहिन नदी के इस बैराज के लोकार्पण के साथ ही जनपद महाराजगंज के 650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज मेरा सौभाग्य है कि जनपद महाराजगंज के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण रोहिन नदी के इस बैराज के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी जनता जनार्दन को, इससे लाभान्वित होने वाले 16,000 अन्नदाता किसानों को, 5400 से अधिक हेक्टेयर की उस पावन धरा को, जो इस रोहिन नदी के बैराज के बनने के बाद यहां पर अभी सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने वाली है, उन सभी अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करते हुए यहां के माननीय सांसद जी का, माननीय विधायक जी का, यहां के सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और सिंचाई विभाग के अपने अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वैशालीगढ़ स्थित निर्माणाधीन बुद्ध सम्यक दर्शन सह स्मृति स्तूप का निरीक्षण किया और शेष कार्यों को 1 माह के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने स्तूप के भूतल, प्रथम तल, ध्यान केंद्र, तालाब, वृक्षारोपण तथा मेकिंग ऑफ बुद्ध सम्यक दर्शन गैलरी का भी अवलोकन किया। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का अधिकांश निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है
और शेष कार्य शीघ्र ही संपन्न होगा। मुख्यमंत्री ने स्तूप परिसर में संग्रहालय ब्लॉक, पुस्तकालय, ध्यान केंद्र, आगंतुक केंद्र, अतिथि गृह, प्रदर्श और परिदर्शक केंद्र जैसी प्रमुख संरचनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसर को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बेहतर बनाते हुए पर्यटकों के लिए विशेष अनुभव देने योग्य बनाया जाए। उन्होंने आवागमन व्यवस्था को सुलभ व त्वरित करने के निर्देश भी दिए ताकि अधिक पर्यटक वैशाली पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि वैशाली को बौद्ध धर्म की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और यहाँ प्राप्त अस्थि कलश सबसे प्रामाणिक माना जाता है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप के पूर्ण होने पर देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे और बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं से परिचित होंगे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, विधायक सिद्धार्थ पटेल, मुख्यमंत्री के सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा अभियंता उपस्थित रहे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को लागू हुए आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 अप्रैल 2016 को यह कानून लागू किया गया। सरकार का दावा है कि इस फैसले से राज्य में लाखों लोगों की जीवन शैली में बदलाव आया है और वैकल्पिक आजीविका के नए अवसर मिले हैं। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत शराब व ताड़ी व्यवसाय से जुड़े 45,994 परिवारों को चिन्हित किया गया, जिनमें से 42,809 परिवारों को 163 करोड़ की सहायता दी गई है। राज्य में अप्रैल 2016 से मार्च 2005 के बीच कुल 3,86,96,570 लीटर शराब जब्त की गई, जिसमें 2,10,64,584 लीटर विदेशी और 1,76,31,986 लीटर देसी शराब शामिल है। मद्य निषेध विभाग ने 1.18 करोड़ लीटर व पुलिस ने 2.68 करोड़ लीटर शराब बरामद की। जब्त की गई शराब में से 3.77 करोड़ लीटर शराब को नष्ट किया जा चुका है। शेष 9.67 लाख लीटर की प्रक्रिया जारी है। इन 9 वर्षों में शराबबंदी कानून के उल्लंघन से जुड़े कुल 9,36,949 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें 14,32,837 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उत्पाद न्यायालयों में दर्ज इन मामलों में से 4.18 लाख का निष्पादन हुआ और इनमें 4.16 लाख लोगों को सजा सुनाई गई। इस अवधि में 1,40,279 वाहन जब्त किए गए, जिनमें से 74,725 वाहनों की नीलामी से 340.55 करोड़ और 17,163 वाहनों की रिहाई पर 81.41 करोड़ की वसूली हुई। शराब से जुड़े मामलों में 8,268 भवन या भूखंड जब्त हुए, जिनमें से 584 को पेनल्टी पर मुक्त कर 8.23 करोड़ की वसूली की गई। अवैध शराब पर नजर रखने के लिए राज्य में 33 स्निफर डॉग, 890 ब्रेथ एनालाइजर और 12 हैंड हेल्ड स्कैनर तैनात हैं। सरकार द्वारा तैनात किए गए कॉल सेंटरों में रोजाना 300 से 400 शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर लगातार कार्रवाई की जाती है। दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। आप नेता मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार बनते ही मोहल्ला क्लिनिक बंद होने लगे हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही और टेस्ट की सुविधाएं भी खत्म कर दी गई। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के आते ही निजी स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दी गई है। अभी जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये है कि प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ानी शुरू कर दी है दिल्ली में। आपको याद होगा कि 2015 में जब मैं सरकार में था और शिक्षा मंत्री बना था, तो उस वक्त प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाई गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट मिल गई है पेरेंट्स को लूटने की। आपको दिल्ली के लोगों ने सरकार चलाने के लिए चुना है, आपको दिल्ली के लोगों ने उन वादों के लिए चुना है जो आपने चुनाव में किए थे कि 10 साल तक कोई प्राइवेट स्कूल इस तरह से मनमर्जी से फीस बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाता था केजरीवाल जी के दौर में, केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। अगर किसी को सरकार सप्रेस करते हुए भी लगती थी कि भाई नहीं सरकार हमें नाजायज मना करती है, तो कोर्ट जाता था, कोर्ट से परमिशन मिलती थी, तब बढ़ाता था। और वहां भी हम बड़े बड़े वकील खड़े करते थे, हम दिखाते थे जी इसके पास 30 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, फीस नहीं बढ़नी चाहिए, और उसको नहीं बढ़ाने देते थे जो गलत तरीके से बढ़ाता था। लेकिन यहां तो आते खुली छूट दे दिए। नौकरी पेशा लोग बड़ी मुश्किल से अपनी सैलरी से बचा बचा के फीस देते हैं। हर महीने उनसे 30-30, 40-40%, 10-10% की लूट बढ़ा देना, ये करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। और मैं कहूंगा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम